बड़े चेहरों पर भरोसा बरकरार। किसकी बदली सीट, किसका बाकी इंतजार, किसकी रणनीति जोरदार, किसके चेहरे दमदार। लिस्ट जारी, आई दिग्गजों की बारी। लिस्ट जारी और अब आई दिग्गजों की बारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका। आज का दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि बीजेपी ने लगातार 2 सूची जारी करते हुए 124 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट के लिए सबको थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन आज कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी करते ही कांग्रेस ने भी अपनी पहली 33 सीटों वाली सूची का ऐलान कर दिया और अपने सभी दिग्गजों को पहली ही लिस्ट में मैदान में उतार दिया। आज इस पर बड़ी चर्चा करेंगे। लिस्ट जारी, कई दिग्गजों की बारी आ चुकी है और इंतजार खत्म हो चुका है। और बड़ी चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए मदन प्रजापत, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन सारस्वत, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत नितिन जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही थी नहले पर दहला देंगे। सिर्फ 33 प्रत्याशियों की सूची सामने आई और लगातार दावा किया जा रहा था कि जिताऊ चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। कई ऐसे विधायकों के नाम शामिल हैं जो लगातार हारते आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है मिशन 156 हासिल कर पाएगी कांग्रेस ऐसे? देखिए प्रियंका जी, आज कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई है। तमाम सर्वे हमारे तरीके किए गए, संगठन की आवाज को सुना गया, जनता की आवाज को सुना गया कि जनता की आवाज किस उस क्षेत्र में किसके लिए उठ रही है। उन तमाम पहलुओं पर विचार करके आज पहली लिस्ट जारी की गई है। आपको ये जान के खुशी होगी कि हम केवल खोखले वादे नहीं करते। जिस तरीके से हमने चाहे महिलाओं की बात की गई हो, चाहे युवाओं की बात की हो, हमने आप उस लिस्ट के अंदर वो सभी देख सकते हैं। हमने 9 महिलाओं को उसके अंदर टिकट दिया है, 29 हमारे एमएलए को रिपीट किया गया है। हमारी एवरेज एज जो उस लिस्ट की है वो 46 है। युवा और महिलाओं का जो कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको टिकट मिली है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है इस लिस्ट में, जहां आज की जो हमारी युवा आबादी है, जो ये महसूस करती है कि उनके लिए जो धरातल पे काम करने वाले लोग आए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं को मौका मिले, तो उस लिस्ट में वो सभी किया गया। और साथ में जनता और संगठन की आवाज और सर्वे को उम्मीदवार को ही टिकट देंगे। अर्चना शर्मा का लगातार विरोध भी किया जा रहा था, हार भी रही हैं, उसके बावजूद उनको टिकट दे दिया पार्टी ने। देखिए, मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे किसी की महिमा मंडन करने से या इस तरीके से किसी को टिकट किसी ने सिफारिश कर दी, इस आधार पे टिकट नहीं दी गई है। तमाम सर्वे हुए हैं, उन सर्वे की रिपोर्ट आई है, साथ में जो भी संगठन की आवाज वहां पे क्या कह रही है और वहां से जनता की आवाज क्या निकल रही है, उसी आधार पर जो प्रत्याशी को तय किया गया है उसी को टिकट दी गई है। इसलिए आप किसी भी पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट का नाम ले, वो सब केवल सर्वे के आधार पर उनको टिकट दी गई है। यहाँ किसी की भी सिफारिश नहीं चली है। लेकिन जहां बीजेपी ने 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने महज 33। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बड़ी चुनौती बनी हुई है कांग्रेस के लिए? मदन प्रजापत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार कांग्रेस दावा कर रही है इस बार रिवाज बदल देंगे, और जिस तरीके से पहली सूची में 33 उम्मीदवार जो हैं दिग्गज हैं, कैसे देखते हैं इसे? टफ चैलेंज होने वाला इस बार बीजेपी के लिए। देखिए प्रियंका जी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेता जो अपनी योजनाओं के माध्यम से जीत का दम भरते थे, आज स्थिति यहां आके खड़ी हो गई है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए भी व्यक्ति नहीं है, योग्य व्यक्तियों की कमी आ गई है। और किस तरीके से आपने सुना होगा गोविंद सिंह डोटासरा जी को कुछ समय पहले जब ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सब तैयार है, योग्य सूचियों के नाम तैयार है और बिल्कुल रखे हुए हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सूची निकालेगी उस दिन मैं दूसरे टाइम पे अपनी घोषणा कर दूंगा। लेकिन ऐसा कमजोर राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष है जिसके पास में कोई है ही नहीं है, नाम का प्रदेश अध्यक्ष है, कोई काम नहीं है उसके पास में। इस तरीके से इन्होंने कहा कि आज स्थिति आके खड़ी हो गई। प्रियंका जी, टिकट किसको दे? टिकट दे क्यों? उनके यहाँ तो बहुत सारे टिकटार्थी थे और बीजेपी भी लगातार ऐसे लेकर निशाना साध रही थी। अब कह रहे हैं टिकटार्थी ही नहीं उनके पास।
भरत सिंह कुंदनवाला चुनाव लड़ना नहीं चाहते, हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, महेश जोशी जैसे कई विधायक जिनको हार के डर के मारे अपनी सीट बदलना चाहते हैं। और राजस्थान के अंदर अभी मेरे मित्र कहते हैं हमने युवाओं को और महिलाओं को जो है वो तवज्जो दी है। हाँ, 5 साल तक आपने महिलाओं को तवज्जो दी है, जिसके कारण आज राजस्थान के अंदर 17 बलात्कार रोज महिलाओं के साथ में हो रहे हैं, 7,700 हत्याएं हो गई और 2 लाख से महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हो गए। इस राजस्थान के अंदर एक महिला के साथ में बलात्कार करके निवस्त्र इसी राजस्थान की सरकार में घुमाया जाता है। इसी राजस्थान में बलात्कारियों का संरक्षण पुलिस के माध्यम से होता है, खाजूवाला के अंदर देखा है। इसी राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ बलात्कार होने के बाद में जिंदा जला दिया जाता है। इसी राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के आवास से 4 किलोमीटर दूर एक महिला की बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, अपने बच्चे के सामने उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। युवाओं की बात करें मेरे मित्र, राजस्थान में 5 साल के अंदर 19 परीक्षाएं होती है और 19 के 19 पेपर नीलाम हो जाते हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के बैठा रहता है और 2 करोड़ रुपए लेकर राजस्थान की आरपीएससी का सदस्य बनाते हैं। जिन युवाओं की बात कर रहे हैं, पूर्व मंत्री दलाली करता है युवाओं की नौकरी की और 18 लाख रुपए के साथ कांग्रेस कहती है कि हमने तो कम से कम कदम उठाए कि पेपर लीक पर लगाम लग सके। बीजेपी की सरकार थी तो कुछ भी नहीं किया था। खैर, मैं जो आरोप आपने लगाया उसका कांग्रेस से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जामनी साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आज एक-एक कर लिस्ट जारी की गई। पहले बीजेपी ने आज फिर बाजी मारी, दूसरी लिस्ट जारी की गई 83 उम्मीदवारों की, फिर कांग्रेस की पहली लिस्ट आई 33 उम्मीदवारों की। कैसे देखते हैं इस लिस्ट को? कौन कौन से खास समीकरण साधने की कोशिश की गई? देखिए, कांग्रेस की लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि फियर पॉलिटिक्स दिखी, यानी दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। उन्होंने पहली लिस्ट में कि बीजेपी जैसा नजारा हमारे नहीं दिखे, इसलिए तमाम जो लोग थे उनको टिकट देके एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा। जीत हार दूर की बात है, लेकिन महिलाओं को तवज्जो दी। जो 9 महिलाओं को टिकट दिया है वो 30%। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बीजेपी की लिस्ट में ये लगा कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुधले, वसुंधरा राजे फैक्टर को जो अब तक इग्नोर कर रहे थे पहली लिस्ट में, लेकिन पहली लिस्ट में जो नजारा दिखा विरोध का, उसके बाद वसुंधरा राजे को तवज्जो दी गई। दूसरा, जो पूर्व मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जो जन्म शताब्दी बनाने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले उनके दामाद को ले जाकर चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया। तो बीजेपी में भी कहीं फियर पॉलिटिक्स दिखाई दी। लेकिन एक रोचक तथ्य होगा कि एक दिन पहले ही अपनी साली यानी साली और जीजा का मुकाबला धौलपुर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा ने वहां से जो शिवचरण कुशवाहा को टिकट दिया है वो शोभा रानी कुशवाहा के सगे जीजा हैं। तो अगर जीजा साली की टक्कर हो सकती है और दूसरी टक्कर जो दाता रामगढ़ में हो सकती है, जहां वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने उतारा है, उनके सामने उनकी धर्मपत्नी रीटा चौधरी ताल ठोक सकती है। तो जो सबसे अहम बात है कि कांग्रेस की सूची में सचिन पायलट की 3-4 लोगों को टिकट मिल गया है। इंद्रराज गुदर, रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर और खुद सचिन पायलट को टिकट मिल गया है। लेकिन ज्योति मिर्धा को टिकट मिलने से और डेगाना से विजयपाल मिर्धा को टिकट मिलने से रिचपाल मिर्धा, जिन्हें हाल ही में वीर तेजा कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, उनका जो एक बयान है, उन्होंने कहा था मैं मेरी बेटी का भी प्रचार करूंगा और बेटे का भी प्रचार करूंगा। क्या वो बीजेपी का प्रचार करने जाएंगे? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। ये जिस तरीके से हारे हुए 2 अशोक लाहौटी का जो टिकट कटा है, वो सांगानेर से रोचक बात है। जो एक तरफ लोकल के लिए के कांग्रेस कह रही थी हमारे विरोध नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि कल ही गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर फुलेरा के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि 1993 से 30 साल से डॉक्टर हरि सिंह के परिवार ने कब्जा कर रखा, बार बार हारते हैं, फिर भी विद्याधर चौधरी को टिकट देते हैं। सचिन पायलट मुर्दाबाद के नारे लगे और कहा गया कि पिछली बार टिकट बिका था, इस बार भी टिकट बिका है। उधर कांग्रेस में तो टिकट बंटवारे से पहले ही विरोध के सुर उठने लग गए थे और अब जब कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है तो कई सीटों पर तस्वीरें साफ हो गई हैं कि कौन वहां पर आमने सामने रहने वाला है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कौन कौन से सीट जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी आमने सामने। जी सर, बोलिए। 18 सीटों पर तय हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी के सामने। इसमें देखिए सूची में भंवर जितेंद्र सिंह की भी चली है, क्योंकि टीकाराम जूली को टिकट मिल गया है, और गोविंद सिंह डोटासरा की थोड़ी बहुत चली है। तो कुल मिलाकर भंवर जितेंद्र सिंह, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा। अब देखिए बीजेपी तो अपने जो विधायक पूर्व में रहे हैं उनको, राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने तारानगर से भेज दिया, तो नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से भेज दिया। तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अगर कोई इनका विधायक
अगर जोटवाड़ा से टिकट चुनाव नहीं लड़ना चाहता, आमेर जाना चाहता है, अगर आप सीट जीतते तो क्यों नहीं देना चाहते? अगर कोई विधायक हवा महल छोड़कर किशन पोल जाना चाहता है तो देने में क्या दिक्कत? लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, एक इच्छा बीजेपी में जगी है कि कालीचरण सर्राफ का टिकट मिलने से, कालीचरण सर्राफ राजनाथ सिंह के बहुत नजदीक रहे हैं, उनको वजीफा मिल गया है। इससे अशोक परनामी, सुरेंद्र पारिक का आज बर्थडे भी है, शायद उनको बर्थडे गिफ्ट मिल जाए। और मोहनलाल गुप्ता, उनके भी सपने आज रंगीन हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वसुंधरा राजे, जो झालरा पाटन जो कहा चाह रहा था कि उन्हें धौलपुर लड़ने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन लगता है बीजेपी पहली सूची में जिस तरीके की गलतियां हुई और विरोध सड़कों से पूरे देश में गया, उससे डर गई। उन गलतियों से बीजेपी सीख भी लेती हुई नजर आई और दूसरी सूची में ये देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि एक भी सांसद चुनावी मैदान में नहीं उतारे गए। कुल मिलाकर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। डॉक्टर संजय शर्मा जी, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे विश्लेषण करेंगे इस सूची का जो कांग्रेस और बीजेपी ने जारी किया आज? देखिए, अब सबसे पहले तो 2-3 टिप्पणी मेरी बीजेपी की लिस्ट के बारे में जी। पहली तो ये है कि वसुंधरा जी जिनको इग्नोर किया जा रहा था, उनका कमबैक हो गया है और उनकी राजनीतिक सूझबूझ, जो उन्हें चुप्पी मारी थी संभवतः वो, और जो शुरू में विरोध से बीजेपी को खतरा लगने लगा था कि इस तरह के विरोध होंगे और अगर वसुंधरा राजे को बाहर रखा जाता है इससे, बिल्कुल, तो विरोध, क्योंकि विरोध हमेशा तब हो पाता है या तो किसी जाति का समर्थन पीछे हो या कोई बड़ा नेता उसके पीछे हो, नहीं तो जो लोकल का विरोध है वो बहुत देर तक टिक नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी ने कम से कम अपने विरोध के रास्ते बंद कर दिए। आगे संभवतः शायद इतना विरोध उन्हें झेलने की स्थिति नहीं बने, क्योंकि वसुंधरा राजे के अलावा राज्य में बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना आदमी खड़ा कर सके। तो एक तो बीजेपी ने वो समझौता कर लिया लगता है जो उनके लिए जरूरी था इस चुनाव को सीरियस बनाने के लिए। और दूसरा, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक और सामाजिक जो संतुलन है दोनों पार्टी की लिस्ट में नजर आ रहा है कि जो राजनीति में जो पावर सेंटर जिस तरह से हैं उनको बहुत ज्यादा छेड़ा नहीं जाए। और जातियों के हिसाब से भी आप देखिए कि जो गुलाबचंद कटारिया जी नहीं रहे तो उनकी सीट पे किसी जैन को ही लाया गया है। और जैसे कि सांगनेर सीट है, ये बहुत ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है, तो वहां से वो भजनलाल शर्मा जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं उनको लाके यहाँ पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो मुझे तो सामाजिक, और इसका कारण भी मुझे नजर आता है कि ये इलेक्शन पिछली बार बहुत क्लोज था, 0.54% का गैप था, और इस बार भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव बहुत गंभीर है और ये बहुत कड़ा चुनाव है, फंसा हुआ चुनाव है। उस स्थिति में इन संतुलनों को बिगाड़ने से किसी कैलकुलेशन को खतरा हो सकता था, मतलब एक गैम्बल बन जाता, जुआ बन जाता है, हो सकता है बहुत जोर से जीत जाए, लेकिन उतनी रिस्क थी। अब ये कम से कम रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश नजर आ रही है। कांग्रेस की लिस्ट में एक चीज नजर आ रही है कि अभी तक कुछ नाम हमें नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर महेश शर्मा हैं और शांति धारीवाल हैं, ये नाम अभी हमें नहीं दिखे हैं पहले राउंड में। हालांकि और कुछ भी नाम है, खाचरवास हैं और विश्वेंद्र सिंह हैं जो कद्दावर लोग हैं, भजनलाल हैं, और सीपी जोशी का नाम देखने को मिला है जिन्हें लेकर लगातार संशय बना हुआ था। जी, किसका? सीपी जोशी। हेलो, आवाज पहुंच रही है संजय शर्मा? नहीं, सीपी जोशी तो मुझे लगता है, जी बोलिए, उनके नाम पे तो शंका नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ बीजेपी ने मजबूत कैंडिडेट जरूर उतार दिया है राज परिवार से, वो एक दिलचस्प बात है। और बड़े बड़े जो कांग्रेस के सारे नेता हैं वो लगभग इनको पहले राउंड में सामने खड़ा कर दिया गया है, और ये स्थापित नेतृत्व ही जिस तरह से, जिस इक्वेशन से चल रहा था वो ही पेश करने की कोशिश की है कांग्रेस ने। और अशोक चांदना को भी मैदान में उतारा गया है जो लगातार सचिन पायलट को लेकर हमलावर रहे और कई बयान भी सामने आए। संजय जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, जो शक्ति संतुलन बन चुका था उसको छेड़ने की कोशिश नहीं की गई है, जिससे कि वो जो क्लोज चुनाव में हमें एक दूसरे से सहयोग लेने की किसी पार्टी में अंदर अंदर जरूरत होती है, उस संतुलन के आधार पर ही आगे बढ़ा जाए, आपस में तालमेल पैदा करके। नहीं तो वो बिखर सकता था। आप अगर किसी भी ग्रुप में अगर एक दूसरे के खिलाफ कई सारी बयानबाजी हुई है कांग्रेस में, बीजेपी में अंदर अंदर बहुत सारी भीतरघात होती है, तो उस हालत में उस संतुलन को यों की त्यों रख के और फिर चुनाव में आगे बढ़ने की रणनीति दोनों पार्टी में नजर आ रही है। बिल्कुल नितिन सारस्वत जी, क्योंकि पहली लिस्ट जो 33 उम्मीदवारों की आप लोग लेकर आए हैं, सभी दिग्गज चेहरे इसमें देखने को मिल रहे हैं लगभग। अब जो बाकी सीटें हैं उन्हें लेकर कब तक सूची जारी कर ली जाएगी, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद पहली लिस्ट और वो भी सिर्फ 33 उम्मीदवारों की?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 1 या 2 दिन में दोबारा दूसरी और तीसरी लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे साथी प्रवक्ता ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और मुझे लगता है कि उन्होंने खुद भाजपा की पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि लिस्ट बाद में आने का मतलब हारना, तो मतलब अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पहले दे दिए थे और यहाँ इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे, तो राजस्थान में अब जाकर इन्होंने लिस्ट दी है, मतलब इन्होंने हार स्वीकार कर ली। प्रिया जी टोकिए मत, मुझे पूरा बताने दीजिए ना, उन्हीं के एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा महेश जोशी दिया, कोई और विधायक दूसरी टिकट नहीं, वो बोल रहे हैं उनके, मैं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं ना, दूसरी टिकट ढूंढ रहे हैं। यहां इनके प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी खुद दूसरी सीट पे भाग गए, मतलब इनके प्रतिपक्ष जो नेता है वो हार के डर से भाग रहे हैं, तो उस भाजपा की क्या स्थिति होगी। दूसरा, बागी और दागी और मुगलों को साथ देने वालों को टिकट देने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री को अवॉइड करने वाले और जो भैरव सिंह शेखावत जी है उनको अवॉइड करने वालों को फिर समझ में आ गया, जब इनके कपड़े फटे, इनकी गाड़ियां टूटी और जब इस तरीके के हालात हमने पूरे राजस्थान में कोने कोने में देखने को मिले कि किस तरीके का विरोध हुआ, तब जाके इन्होंने सीख ली और उस सीख का असर है कि 83 में से 9 को छोड़ के बाकी सबको इनको रिपीट करना पड़ा है। तो कौन और जीत के लिए रिपीट तो आपने भी किया है विधायकों को, साफ दिखाई दे, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी रिपोर्ट में सौंपी गई जिन विधायकों के खिलाफ जो हार रहे थे उन्हें भी रिपीट किया आपने, जबकि दावा किया जा रहा था इस बार जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होंगे। देखिए, बिल्कुल हमारी हर सीट सर्वे के आधार पे, अब वो सर्वे की रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आप खोल के रख दीजिए कि उसमें एंटी इनकम्बेंसी आई है क्या। जब हमारी सरकार ने और हमारे विधायकों ने जिन ने ग्राउंड पे रह के लगातार जनता के हित में काम किया और जो लगातार डटे रहे उन लोगों को टिकट दी है। मैं तो आपको लगातार कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास है तो वो सामने खोल के रख दीजिए। मैं तो साथी प्रवक्ता के जितने भी तथ्य और तर्क थे ये खुद भाजपा को एक्सपोज करते हुए नजर आए। और अब मैं आपको बता रहा हूं, और जिस तरीके से अभी तो 76 सीटों पर इन्होंने भी नाम नहीं दिए, तो इनके तथ्यों के आधार पर तो 76 सीटों पर तो उन्होंने पहले ही हार मान ली है। देखिए जिस तरीके का माहौल राजस्थान में बन रहा है, इस बार रिवाज बदलने वाला और ये जान चुके हैं। इनके झूठ और अभी 167 सीट बाकी हैं नितिन जी, जहां पर उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। अभी टफ चैलेंज है आपके लिए, मानिए इस बात को। लेकिन मदन प्रजापत जी, क्योंकि नितिन जी कह रहे हैं उम्मीदवारों की कमी तो आपके पास है और वो कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ डर कर भाग गए हैं। प्रियंका, अरे इन्हीं का अगर ये सुनेंगे तो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर ये सुनेंगे तो मैं बता देता हूँ। अब इनको बुलवा लो ना, इनको बुलवा लो, या तो इनकी मेरे को बोल लूं। मैंने सुना बड़ी शांति से और बड़े पेशेंस से सुना है, तो इनको भी बोलेगा पेशेंस से सुने। ये भाजपा की बात कर रहे हैं, जो राजस्थान का मुख्यमंत्री 2 महीने पहले, चुनाव के 2 महीने पहले नामों की घोषणा करने वाले थे, अभी तक नाम तय नहीं कर पाए। तो राजस्थान की जनता जानती है कि कौन कमजोर है और कौन क्या है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का लाचार राष्ट्रीय अध्यक्ष, कमजोर प्रदेश अध्यक्ष और भ्रष्टाचारी मंत्री और विधायक, हताश कार्यकर्ता और निराश जनता, ये परिपक्व 5 साल के अंदर नैरेटिव सेट किया इन्होंने किया। इनको बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी की। मैं फिर कह रहा हूं, ये वही अशोक चांदना है जो अपनी सरकार के खिलाफ धरने के ऊपर मंत्री बैठे थे। कुंदनवाला ने अपने सर के बाल, भरत सिंह कुंदनवाला ने अपने सर के बाल मुंडवा के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए थे। ये वही दिव्या मदेरणा है जो अपनी सरकार के अंदर ये कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। ये वही मेवाराम जैन है जो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठने की बात कहते थे। बेरोड की बैठक के अंदर एक कार्यकर्ता बोलता है कि राजस्थान में ऐसी लूट मची है जो देश के अंदर कहीं नहीं मची है। राजस्थान में ये भ्रष्टाचारी सरकार और ये भ्रष्टाचारी सरकार के विधायक और ये माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि किस तरीके से हमारे विधायक जीत के नहीं आने वाले। आप याद करिए 2098 का चुनाव, उसके बाद में फिर दूसरा चुनाव की 56, 21 किस तरीके से विपक्ष का नेता बनाने के लिए भी नहीं था। और अब की बार राजस्थान की जनता ने मन बना चुकी है कि जिस तरीके से पेपर माफिया इस राजस्थान में पनपे, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हुई, उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल का गला रहता गया, जैसिया राम बोलने वालों को जेल में डाला गया, जल्दी से जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर और साथ ही साथ सवाल उठ रहे हैं। लेकिन महिला सुरक्षा का ख्याल तो रखा नहीं आप लोगों ने। रोड एक्सीडेंट के आदमी को दे दिया जाता है। देखिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बिल लाने वाले, विधानसभा में बिल लाने के लिए भ्रष्टाचारी मंत्री नहीं था क्या? बात कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे 2 करोड़ रुपए मिल जाता है। आपका मंत्री पेपर बेच के खा जाता है। आरपीएससी का सदस्य 2 करोड़ रुपए देता है। उनके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। राजस्थान का मुख्यमंत्री किसानों का उर्वरक बेच के खा जाता है और राजस्थान के युवाओं का पेपर बेचने वाला
वाला, पेपर राजस्थान का बाद में मुख्यमंत्री, एक आरोपी आप जेल के राजस्थान का अंदर नहीं है। मुख्यमंत्री की ये नाक के नीचे भ्रष्टाचारी राजीव गांधी स्टडी सर्किल का चेयरमैन, भ्रष्टाचारी और राष्ट्रीय कुकर्मियों को कोऑर्डिनेटर। बचाने अरे वाले कौन लोग भ्रष्टाचार आज ये की बात कर रहे हैं। ये खुद अच्छा आदमी बने रहे हुए आज इनको अच्छा सर के बाहर अब ये किसने बोलने बुलवाए? नहीं दे रहे। अरे अब किसने ये सर के बोलने बाहर नहीं दे बुलवाए? रहे। यही भरत सिंह expose हो कुंदनवाला गए, किसका ये है? expose हो गए। अशोक अरे चांदना ये किसका expose हो है? गए। ये अशोक expose चांदना हो गए। किसका अरे है? कैलाश हेमाराम मेघवाल चौधरी किसका है? कैलाश सचिन मेघवाल पायलट ने किसका है? किसके खिलाफ है? किसके ठीक है, खिलाफ तो बीजेपी और कांग्रेस की पूरी लिस्ट का हमने एनालिसिस किया है। हालांकि अभी वार पलटवार तो जारी रहने वाला है, लेकिन अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया। ऐसे में देखना है कि जो बाकी लिस्ट हैं और जो उम्मीदवार हैं उनके ऐलान कब तक कर लिए जाते हैं। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। नमस्कार।